Assalamualaikum. Today we are going to discuss the most important potential electroanalytical method, which is the potentiometric titration method. Potentiometric titration method is basically used for finding out the concentration of an unknown sample. Uh, जितनी भी टाइट्रेशन के मेथड्स हमने डिस्कस किए हैं उन सब का पर्पस सेम ही था कि हमें अननोन कंसंट्रेशन की जो का सैंपल गिवन है उसकी हमें कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी होती है. ठीक है, तो जस्ट लाइक दैट वी आर यूजिंग द पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन मेथड टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सैंपल. The principle of potentiometric titration is that the potential of indicator electrode should linearly vary with the change in concentration of analyte. Okay. इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जब हम पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन परफॉर्म करते हैं उसमें हमारे पास दो तरह के इलेक्ट्रोड्स होते हैं. एक हमारे पास रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है, दूसरा हमारे पास इंडिकेटर इलेक्ट्रोड होता है. रेफरेंस इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट एनालिसिस, और इंडिकेटर इलेक्ट्रोड की जो कंसंट्रेशन की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है दैट शुड चेंज विद द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट. जैसे जैसे हम टाइट्रेशन का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं वैसे वैसे हमारे पास सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन ऑफ आयंस चेंज होती है. ठीक है, पहले हमारे पास बिफोर एंड पॉइंट डिफरेंट तरह के आयंस होते हैं, आफ्टर एंड पॉइंट हमारे पास डिफरेंट तरह के आयंस होते हैं. सो हमारा जो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो आयंस की कंसंट्रेशन के साथ साथ चेंज होना चाहिए. ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास आता है उसको हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं एंड यूजिंग द ग्राफ वी फाइंड आउट द एग्जैक्ट इक्विवेलेंस पॉइंट जहाँ पे टाइट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ है. इससे पहले जो हमने टाइट्रोमेट्रिक एनालिसिस के जो मेथड्स डिस्कस किए थे उन सब में हमारे पास एंड पॉइंट जो है वो इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद आता था. जब हमारे पास टाइट्रेंट एनालाइट को कम्प्लीटली कंज्यूम कर लेता था. अब जब नेक्स्ट ड्रॉप आता था जिस हमारे पास कॉनिकल फ्लास्क में एक्सेस टाइटेंट आ जाता था तो उस वक्त हमें इंडिकेटर जो है वो कलर चेंज देता था. ठीक है, तो जितने भी जो विजुअल टाइट्रेशन मेथड्स होते हैं वो एक्यूरेट तो होते हैं बट दे गिव एंड पॉइंट आफ्टर द इक्विवेलेंस पॉइंट. पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन मेथड इज important in a way because it gives end point at exactly on the equivalence point. जो इसका equivalence point है वही हमारा end point होता है और वही हमारा वो exact मार्कर होता है जहाँ पे हमारा एनालाइट completely कंज्यूम हो चुका होता है, वहाँ पे excess reagent present नहीं होता. ठीक है, अच्छा, पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन हमने जैसे कि पहले भी तमाम टाइट्रोमेट्रिक एनालिसिस में डिस्कस किया था कि जितनी भी हमारे पास टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन है, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन हो, चाहे एक्वस हो चाहे नॉन एक्वस हो, या हमारे पास कॉम्प्लेक्सियोमेट्रिक टाइट्रेशन हो, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन हो, redox titrations, so all four types of titrations can easily be detected using the potentiometric method of analysis. ठीक है, पोटेंशियोमीटर अटैच करके हम easily इन तमाम titrations को एंड पॉइंट डिटेक्ट कर सकते हैं, उसमें हमें इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती. एंड पोटेंशियोमेट्रिक एंड पॉइंट डिटेक्शन इज मोर एक्यूरेट दैन द विजुअल मेथड ऑफ टाइट्रेशन. ठीक है, अच्छा, अब इसके लिए हम एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं. हम पहले इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन देख लेते हैं कि पोटेंशियोमीटर में एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें अटैच्ड होती हैं. ठीक है, सो हियर वी हैव a typical assembly which is used for potentiometric titration. इसमें आपके पास different points label हुए हैं, हम इसको one by one देख लेते हैं. इसमें आपके पास A and B both are electrodes and A is the reference electrode and B is your indicator electrode. Okay, C is your burette जिसमें आपके पास reagent या titrant fill होगा और slowly हम ड्रॉप बाय ड्रॉप उसमें से ऐड करेंगे टाइट्रेंट को. अच्छा, जैसे जैसे टाइट्रेंट इसके अंदर आता जाएगा वैसे वैसे यहाँ पे हमारे पास डी, यहाँ पे हमारे पास एक पीएच मीटर या अच्छा, पीएच मीटर यहाँ पे अटैच्ड होता है नॉर्मली, बट वी हैव अ स्पेशल पीएच मीटर विच ऑल्सो गिव्स अस द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन मिली वोल्ट्स. ओके, सो ये हमारे पास एक स्पेशलाइज पीएच मीटर यहाँ पे लगा हुआ है जो हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और पीएच दोनों की वैल्यूज दे रहा है. अच्छा, नेक्स्ट वी हैव अ मैग्नेटिक स्टिरर असेंबली. इसमें आपके पास मैग्नेटिक स्टिरर डला हुआ है, ये आपकी मैग्नेटिक स्टिरर असेंबली है. ये असेंबली का काम क्या होगा कि जैसे जैसे
आपके पास टाइट्रेंट ब्यूरेट में से ऐड होता जाएगा और वैसे वैसे ये इसको मिक्स करता जाएगा। नॉर्मली तो जब हम टाइट्रेशन परफॉर्म करते हैं तो हम कॉनिकल फ्लास्क यूज़ कर रहे होते हैं और हम उसको मैन्युअली स्टर करते हैं, ठीक है, हम उसको स्टर करते हैं जिसकी वजह से सॉल्यूशन की मिक्सिंग हो जाती है। बट इन केस ऑफ पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन हमारा काफ़ी सारा मेथड जो है वो ऑटोमेटिक होता है। So we use a magnetic stirrer assembly. Okay, so this is a typical potentiometer जिसमें आपके पास ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब रेफरेंस इलेक्ट्रोड और इंडिकेटर इलेक्ट्रोड आपके पास चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ टाइट्रेशन और अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ योर एनालाइट। हम डिफरेंट तरह के जो हमारे पास रेफरेंस इलेक्ट्रोड एंड इंडिकेटर इलेक्ट्रोड हैं, हम उनको वन बाय वन देखते हैं कि कौन से इलेक्ट्रोड जो है वो कब यूज़ होते हैं और उनमें क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स। यहाँ पे आपके पास तीन तरह के रेफरेंस इलेक्ट्रोड डिस्कस हुए हैं: स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, सैचुरेटेड कैलुमल इलेक्ट्रोड, सिल्वर सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड। अच्छा, हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रोड्स हैं, सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट है, हम हमेशा इलेक्ट्रोड्स की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को एक रेफरेंस के थ्रू डिफाइन करते हैं, विच इज़ द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जितनी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आती है उसको हमने हाइपोथेटिकली ज़ीरो कंसिडर किया हुआ है एंड और जब भी हम किसी सेकेंड इलेक्ट्रोड को उससे कंपेयर करेंगे, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर कंपेयरिंग द सैचुरेटेड कैलुमल इलेक्ट्रोड विद हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो ज़ीरो पर है और सैचुरेटेड कैलुमल इलेक्ट्रोड जो है वो आपके पास 4 पर है, ठीक है। तो आप हमेशा उसको कंपेयर करेंगे, दोनों हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, ठीक है, बट वी कंसिडर इट ज़ीरो। तो हम जितना भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा, फॉर एग्जांपल अगर वो 1 आ रहा है तो हम कैलुमल इलेक्ट्रोड की रीडिंग में से 1 को माइनस कर देंगे, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एट ज़ीरो। तो उसके लिए हमने -1 किया है। सो जस्ट लाइक दैट कैलुमल इलेक्ट्रोड की भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में हम -1 कर देंगे, ठीक है। सो रेफरेंस इलेक्ट्रोड हमारे पास जो सबसे बेसिक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, बट द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इलेक्ट्रोड इज द सैचुरेटेड कैलुमल इलेक्ट्रोड, ठीक है। उसके कुछ रीजंस हैं जो भी हम अभी फर्दर डिस्कस करेंगे, बट आपको याद रखना है कि बेशक हम एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड अगर सैचुरेटेड कैलुमल इलेक्ट्रोड को या सिल्वर सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड को यूज़ कर रहे हैं, इवन इन दैट केस उन दोनों की भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आप हाइड्रोजन से ही रेफरेंस करेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वी हैव सम इंडिकेटर इलेक्ट्रोड्स। मोस्टली जो हमारे पास इंडिकेटर इलेक्ट्रोड्स होते हैं, दोज आर मेटल इंडिकेटर इलेक्ट्रोड्स, एंड समटाइम्स वी हैव मेम्ब्रेन इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। मेम्ब्रेन इंडिकेटर इलेक्ट्रोड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, बिकॉज मेम्ब्रेन इंडिकेटर इलेक्ट्रोड जितने भी हमारे पास होते हैं, ऑल ऑफ दोज आर आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड। वो डिफरेंट तरह के आयंस को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी मिक्सचर का एनालिसिस कर रहे हैं तो अगर आप आयंस को सिलेक्टिवली अलग अलग कर सकें और सिलेक्टिवली आयंस का एनालिसिस कर सकें, दैट इज़ अ वेरी यूजफुल अप्रोच। ओके, so the first one is standard hydrogen electrode. Hydrogen electrode is a universally used standard electrode, and it consists of a platinum electrode coated with platinum black. इलेक्ट्रोड जो है वो प्लेटिनम का बना हुआ होगा और उसके ऊपर फर्दर प्लेटिनम ब्लैक की कोटिंग हुई भी होगी, ठीक है। बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोड जो है वो अटैच्ड है एक प्लेटिनम फॉइल से, ठीक है। प्लेटिनम फॉइल जो है वो इसको ग्लास ट्यूब में मेल्ट करते हैं। इसको इस तरह से जो ग्लास ट्यूब में मेल्ट करने के बाद इट इज़ स्टिल सराउंडेड बाय द ग्लास ट्यूब। एटलीस्ट 5 मिलीमीटर की जो थिकनेस है वो प्लेटिनम फॉइल के अराउंड होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, दिस ग्लास ट्यूब शुड हैव अ थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट इक्वल टू दैट ऑफ प्लेटिनम टू अवॉइड एनी लीक बिटवीन द वायर एंड द ग्लास। अच्छा, जितना प्लेटिनम एक्सपेंड होता है हीटिंग पे, उतना ही उस ग्लास को भी एक्सपेंड होना चाहिए। वाई? ताकि जब भी हम हमारे जो कुछ रिएक्शंस होते हैं वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी होते हैं। सो इन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हमारे पास हीट इवॉल्व हो रही होती है। सो इन
हीट इवॉल्व अगर हमारे पास ग्लास एक्सपेंड हो रहा है लेकिन प्लेटिनम एक्सपेंड नहीं हो रहा, या प्लेटिनम एक्सपेंड हो रहा है ग्लास एक्सपेंड नहीं हो रहा, तो उससे क्या होगा कि उससे ब्रेकेज का भी खर्चा है और लीकेज का भी खर्चा है. सो वी जस्ट टू अवॉइड दैट ब्रेकेज एंड लीकेज वी प्रेफर कि प्लेटिनम और जो भी ग्लास हम यूज़ कर रहे हैं उन दोनों का थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए. ओके. So the interior of the glass is filled with mercury, a copper wire is inserted and the top is sealed with पैराफिन. ठीक है. और इसके साथ साथ आपको इस इलेक्ट्रोड में एक इनलेट देनी पड़ती है फॉर हाइड्रोजन गैस, बिकॉज इट्स स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. तो एट ऑल टाइम्स जो हाइड्रोजन है वो कांटेक्ट में आनी चाहिए इस प्लेटिनम के. अच्छा, प्लेटिनम जो है दैट इज नॉट गोइंग टू टेक पार्ट इन द रिएक्शन. और जब हम इस पे इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन जो है दैट इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू द हाइड्रोजन आयंस एंड 2 इलेक्ट्रॉन विल बी लॉस्ट. ठीक है. क्योंकि 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, दोनों हाइड्रोजन के आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोटॉन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे. और 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यूज हो सकते हैं फॉर रिडक्शन प्रोसेस. ठीक है. यहाँ पे तो आपके पास ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग लूज, और वो जो इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं दैट कैन बी एक्सेप्टेड बाय सम अदर स्पेशी जहाँ पे रिडक्शन हो रही है. ठीक है. अच्छा, इसमें आपके पास जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ इसलिए नहीं करते बिकॉज हाइड्रोजन गैस इसके अंदर यूज़ होती है विच इज़ हाईली फ्लेमेबल, और इसमें आपके पास लैब सेफ्टी के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं. सो दिस हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय सैचुरेटेड कैलुमल इलेक्ट्रोड. जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का एडवांटेज हमारे पास बेसिक क्या है कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यूनिवर्सली जीरो एक्सेप्ट किया जाता है. ठीक है. तो हम जो भी इंडिकेटर इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं उससे हमारे पास बहुत एक्यूरेट वैल्यूज आती हैं, बट सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से हमने हाइड्रोजन गैस का यूज़ हम कम करते हैं एंड वी यूज़ इंस्टेड अ सैचुरेटेड कैलुमल इलेक्ट्रोड. So here we have a very good diagram of saturated calamine electrode. इसमें आपके पास क्या क्या इंस्ट्रूमेंटेशन है कि जो आपकी आउटर ट्यूब है इट विल कंटेन अ पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन, और जो इनर ट्यूब है इट कंटेन्स अ मर्क्यूरस क्लोराइड पेस्ट. मर्क्यूरस क्लोराइड और मर्करी का एक पेस्ट फॉर्म में होगा एंड द ट्यूब्स आर कनेक्टेड थ्रू अ स्मॉल पिन होल इन द इनर ट्यूब. ठीक है. ये जो आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हैं बी इन्होंने मार्क भी किया हुआ है कि यहाँ पे एक बहुत ही छोटा सा होल होगा जिसके थ्रू ये दोनों सॉल्यूशंस आपस में कांटेक्ट में होंगे. ठीक है. A porous fiber is fixed to the end of the outer tube and is used for connecting the second half cell to which it is coupled. ठीक है. ये जो आपके पास ये पोर्शन है यहाँ पे आपके पास पोरस सिरेमिक फाइबर होगा विच इज मोस्टली एस्बेस्टोस, और आप उसके थ्रू यहाँ इस पॉइंट के थ्रू आप इसको सेकेंड हाफ सेल से, हमें पता है कि जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स होते हैं दे हैव 2 कंपोनेंट्स. एक इसमें आपके पास पॉजिटिव हाफ सेल होता है, एक इसमें नेगेटिव हाफ सेल होता है. सो ये आप बेसिकली जो सैचुरेटेड कैलुमल इलेक्ट्रोड है इट इज़ वन ऑफ योर इलेक्ट्रोड, तो ये 1 हाफ सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है. यहाँ से आप यहाँ पे दूसरा हाफ सेल कनेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. अच्छा, इसका ये सैचुरेटेड कैलुमल इलेक्ट्रोड में आपके पास जो हाफ सेल है इट इज रिप्रेजेंटेड एज सिल्वर क्लोराइड, एंड so calomel half cell is represented by mercury and mercurous chloride, and we have some chloride ions in that. Mercury reacts with the chloride ions and produces mercurous chloride and 2 electrons are lost. Again, जिस तरह से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जस्ट लाइक दैट कैलुमल इलेक्ट्रोड में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है. अच्छा, अब क्योंकि हमारे पास जो मरकरी है और जो क्लोराइड आयंस हैं वो आपस में रिएक्ट करके मर्क्यूरस क्लोराइड ही बना रहे हैं, सो हमारे पास वो जो स्लरी है वो उसके साथ रिप्लेस होती जाती है. ठीक है. और एक टाइम आएगा कि स्लरी में मर्क्यूरस क्लोराइड की जब कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी दैट वुड इंडिकेट कि अब जो इलेक्ट्रोड है उसकी लाइफ कंप्लीट हो गई है. ठीक है. यहाँ पे आपके पास इक्वेशन भी गिवन है कि
जब टू इलेक्ट्रॉन्स अगर मर्क्यूरियस क्लोराइड एक्सेप्ट करेगा तो इट विल प्रोड्यूस टू एटम्स ऑफ मर्करी एंड टू क्लोराइड आइंस, और जब क्लोराइड आइंस रिएक्ट करेंगे मर्करी के साथ तो आपके पास ये वाला पेस्ट और इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे. सो आपकी जो स्लरी है वो मेंटेन रहेगी. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट वी हैव सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड. सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड में आपके पास जो हाफ सेल है दैट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय सिल्वर एंड सिल्वर क्लोराइड. एंड अगेन जिस तरह से पहले हमारे पास क्लोराइड आयन मौजूद था वो भी यहाँ पे अवेलेबल होगा. और जो हाफ रिएक्शन होगा, जो हाफ सेल आपका रिप्रेजेंट होगा, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन की प्रोडक्शन इसमें हो रही है. ठीक है. यू हैव सिल्वर क्लोराइड जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और सिल्वर और क्लोराइड आयन में ब्रेक हो जाएगा, और जब ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे और सिल्वर क्लोराइड बनेगा. अच्छा, ये हमारे पास ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है कि अगर आप एनोड के ऊपर इसको कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो एनोड में ऑक्सीडेशन का रिएक्शन होता है. ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो अगर हमारे पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो हमारे पास ये वाला प्रोसेस हो रहा होगा, और अगर हमारे पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो हमारे पास ये वाला प्रोसेस हो रहा होगा. ये प्रोसेस जो है वो इन ऑल थ्री केसेस इज रिवर्सिबल. तो रिवर्सिबल रिएक्शंस की वजह से हमारे पास ये एडवांटेज होता है कि हम अपने रेफरेंस या इंडिकेटर इलेक्ट्रोड को एनोड या कैथोड दोनों में से कोई भी एक पे अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ आर एनालाइट उसको हम वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. अच्छा. सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर रेफरेंस इलेक्ट्रोड. रेफरेंस इलेक्ट्रोड की जो कंसंट्रेशन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है दैट इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द एनालिसिस, और किसी भी आयन की कंसंट्रेशन की वजह से रेफरेंस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज नहीं होगा. ठीक है. In case of indicator electrode, we have basically metal indicator electrode and membrane indicator electrode. Metal indicator electrode again are of three types: फर्स्ट ऑर्डर इलेक्ट्रोड, सेकेंड ऑर्डर इलेक्ट्रोड्स एंड इनर्ट इलेक्ट्रोड्स. अच्छा, इसमें क्या होता है कि फर्स्ट ऑर्डर इलेक्ट्रोड्स जो आपके होते हैं उसमें आप जो भी वायर यूज़ कर रहे हैं एज एन इलेक्ट्रोड, आप उस वायर को एक सेम आयन के सॉल्यूशन में इमर्स करते हैं. अच्छा, और वो जो आपका सॉल्यूशन है दैट शुड हैव अ गुड आयनिक स्ट्रेंथ. लाइक अगर सिल्वर वायर है और आप उसको सिल्वर नाइट्रेट में इमर्स कर रहे हैं या डिप कर रहे हैं, तो सिल्वर नाइट्रेट हैज़ अ वेरी गुड डिसोल्यूशन रेट, और उसकी उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है. ठीक है. तो फर्स्ट ऑर्डर इलेक्ट्रोड बेसिकली सेम टाइप ऑफ वायर है जो अपने रिस्पेक्टिव आयन के सॉल्यूशन में, बट फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर में सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है कि जो सॉल्यूशन है उसकी आयनिक स्ट्रेंथ चेंज होगी. फर्स्ट ऑर्डर इलेक्ट्रोड में जो सॉल्यूशन होगा उसकी आयनिक स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होगी, दैट इज गोइंग टू हैव अ वेरी गुड केएसपी वैल्यू, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट उसका बहुत अच्छा होगा. और सेकेंड ऑर्डर इलेक्ट्रोड जो है वो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखें, सिल्वर जो है वो इमर्स है सिल्वर क्लोराइड के सोल्यूशन में. सिल्वर क्लोराइड भी नो कि वो उसका केएसपी की वैल्यू उसकी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती. इट हैज़ अ लो डिसोल्यूशन रेट जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन डिले हो जाता है. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट वी हैव इनर्ट इलेक्ट्रोड. इनर्ट इलेक्ट्रोड जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे प्रोसेस में, और दे आर जस्ट गोइंग टू डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होंगे वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में. यानी कि ना तो वो खुद रिड्यूस हो रहे होंगे ना ऑक्सीडाइज हो रहे होंगे, बट दे आर जस्ट प्रोवाइडिंग द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि किसी दूसरे एनालाइट को रिड्यूस या ऑक्सीडाइज करेंगे. ठीक है. So the next type of indicator electrode is membrane indicator electrodes. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि membrane indicator electrode है उनका सबसे मेन पर्पज़ ये होता है that they are ion selective in nature. हमारे पास चार तरह के मेम्ब्रेन इंडिकेटर इलेक्ट्रोड अवेलेबल हैं: ग्लास मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड्स, पॉलीमर मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड्स, क्रिस्टलाइन मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड्स एंड गैस सेंसिंग इलेक्ट्रोड. जिसमें से ग्लास मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड हमारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोड्स हैं, बिकॉज हमारे पास जो पोटेंशियोमीटर्स होते हैं मोस्टली दे आर कनेक्टेड विद पीएच मीटर्स, और पीएच मीटर्स जो है वो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, और ग्लास मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड्स आर सेंसिटिव टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशंस. ठीक है. जो ग्लास मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड है उसकी हम एक डायग्राम देख लेते हैं यहाँ पे.
तो हमें उसकी इंस्ट्रूमेंटेशन समझ में आ जाएगी कि क्या होती है। हमारे पास यहाँ पे सबसे फर्स्ट हमारे पास pH 7 का बफर सोल्यूशन है which is saturated with silver chloride. Next we have a silver chloride internal surface electrode. अच्छा, हमारे पास मोस्टली जो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड्स हैं वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड को ही थोड़ा सा मॉडिफाई करके बनाए गए हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास जो इंटरनल इलेक्ट्रोड है वो कौन सा है, सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड है। नेक्स्ट वी हैव अ मर्करी कनेक्शन एंड वी हैव अ कनेक्टिंग वायर, देन अ शील्ड ताकि ये वायर जो है वो सॉल्यूशन से अफेक्ट ना हो। नेक्स्ट वी हैव अ कैप फॉर द इलेक्ट्रोड शील्ड, देन वी हैव अ शील्ड एंड इंसुलेटेड कनेक्टिंग वायर जो कि बैटरी से जाके अटैच होगा टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी, and we have a high resistance non-responsive glass, and here we have a H-ion selective glass membrane. यहाँ पे आपके पास ये जो ग्लास हाई रेजिस्टेंस नॉन रिस्पॉन्सिव ग्लास है, दिस इज नॉट गोइंग टू डिटेक्ट एनीथिंग, ये सिर्फ आपको इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपके पास क्या है, H-ion सेलेक्टिव ग्लास मेम्ब्रेन है जो कि सिर्फ H-ions को ही पास होने देती है, सो वो यहाँ पे बफर तक पहुंच सके और डिटेक्ट हो सके, ठीक है। यहाँ पे जैसे अचाइन यहाँ पे इस बफर तक पहुंचेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की रीडिंग जो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव अ पॉलीमर मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड। पॉलीमर मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड में भी हमारे पास जो इंटरनल इलेक्ट्रोड है वो सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड ही होता है, बट उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे पास क्या है कि अच्छा, जो मेम्ब्रेन की कॉम्पोजिशन है दैट इज गोइंग टू बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ एनालाइट आयन। फॉर एग्जांपल अगर हमें ब्रोमाइड आयन की डिटेक्शन करनी है तो हमारे पास जो मेम्ब्रेन की कॉम्पोजिशन है, मेम्ब्रेन में हमारे पास कौन से दो कंपोनेंट्स होने चाहिए, हमारे पास सिल्वर ब्रोमाइड होना चाहिए और सिल्वर सल्फाइड होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अगर हमें साइनाइड आयन की डिटेक्शन करनी है तो यहाँ पे आपके पास जो सिल्वर के साथ कंपोनेंट है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिल्वर सल्फाइड जो है वो कांस्टेंट चल रहा है और बाकी जो उसके साथ कंबाइन पेस्ट बना रहे हैं वो सब एनालाइट आयन की बेसिस पे वो चेंज होते जा रहे हैं, ठीक है। और अच्छा, और साथ साथ कि आप कितनी रेंज का पीएच बफर यूज करेंगे, दैट इज 2 to 12, 11 to 13 for cyanide ions. For silver ion you can use 2 to 9 buffer, and for lead ions you can use 3 to 7 buffer, ठीक है। अच्छा, next we have गैस सेंसिंग इलेक्ट्रोड। गैस सेंसिंग इलेक्ट्रोड उन रिएक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट है जहाँ पे आपके पास जब रिएक्शन में गैसेस इवॉल्व हो रही होती हैं, इन दैट केस यू कैन यूज अ गैस सेंसिंग इलेक्ट्रोड। जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट होगा, गैस इवॉल्व होगी, तो वो इलेक्ट्रोड उस गैस को सेंस कर लेगा और उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की रीडिंग चेंज हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वी हैव ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर इंडिकेटर इलेक्ट्रोड्स। अच्छा, अब हमने ये डिस्कस कर लिया है कि इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है पोटेंशियोमीटर की। अब हमें ये देखना है कि पोटेंशियोमीटर के थ्रू हम एंड पॉइंट की डिटेक्शन करते किस तरह से। अब तक जो हमने विजुअल मेथड्स ऑफ टाइट्रेशन देखा था, तो उसमें तो इजीली जैसे ही इंडिकेटर का कलर चेंज होता था हमें पता चल जाता था कि अब जो है वो एंड पॉइंट आ गया है। तो हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जैसे जैसे हम टाइट्रेंट ऐड करते जाएंगे, हमारे पास कोई ना कोई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की रीडिंग आती जाएगी। तो हमें कैसे पता चलेगा कि अब एंड पॉइंट आ गया एंड वी नीड टू स्टॉप द टाइट्रेटिंग, ठीक है। अच्छा, अब उसके लिए हमारे पास एक ग्राफिकल मेथड होता है। हम क्या करते हैं, जितना भी वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट हम ऐड करते हैं, हम उसको प्लॉट करते हैं अगेंस्ट द वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहाँ पे हम ग्राफ देखते हैं। अच्छा, इसमें जो हमारे पास डेटा कलेक्शन होती है वो किस तरह से होती है कि हम वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट ऐड करते जाते हैं और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को हम नोट डाउन करते जाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं कि इन दोनों वैल्यूज को आपस में प्लॉट करते हैं और हमारे पास जो ग्राफ आता है वो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। ये हमारे पास जो ग्राफ है
वो डायरेक्टली आपने प्लॉट किया हुआ है वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट वर्सेस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन मिली वोल्ट्स। और ये जो ग्राफ की शेप है दिस इज कॉल्ड एज सिग्मॉइड शेप। अच्छा, सिग्मॉइड शेप में आपके पास ये जो स्ट्रेट पोर्शन है, इस स्ट्रेट पोर्शन का आप मिड पॉइंट लेते हैं एंड दैट गिव्स यू द इक्विवेलेंस पॉइंट। ठीक है। अच्छा, ये वाला जो ग्राफ है, फर्स्ट ग्राफ, ये आपको इतनी एक्यूरेट वैल्यू नहीं देता। उसका रीज़न क्या है कि हम हो सकता है कि मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक का रीजन स्ट्रेट लग रहा हो, जबकि किसी और को यहाँ से लेकर यहाँ तक का रीजन स्ट्रेट लग रहा हो। सो यहाँ पे ये थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। टू मेक इट मोर एक्यूरेट हम इसको कन्वर्ट करते हैं इन फर्स्ट डेरिवेटिव ग्राफ। हम क्या करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ टाइटेंट तो सेम रहता है, लेकिन जो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको हम डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम के से डिवाइड करके इसकी एक नई वैल्यूज निकालते हैं और उनको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। ठीक है। अच्छा, उससे क्या होगा कि जो ये शार्प एंड पॉइंट आपके पास आ रहा है दैट एक्चुअली गिव्स यू द एंड पॉइंट, कि कितने वॉल्यूम पे आपकी टाइट्रेशन कंप्लीट हो गई थी, कितने वॉल्यूम पे आपका इक्विवेलेंस पॉइंट आया था। सो नॉर्मली हमारे पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव ग्राफ है उससे हमें इक्विवेलेंस पॉइंट बहुत एग्जैक्टली पता चल जाता है, बट स्टिल टू कंफर्म द इक्विवेलेंस पॉइंट वी कैन मेक अ सेकेंड डेरिवेटिव ग्राफ इज वेल। सेकेंड डेरिवेटिव ग्राफ हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे कि जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, फॉर एग्जांपल जो आपकी 2 ml की रीडिंग पे जो पोटेंशियल आया था, फिर आपकी 4 ml की रीडिंग पे जो पोटेंशियल आया है उसका आप डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे और फिर वॉल्यूम का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे और दोनों का स्क्वायर लेंगे और फिर उसका रेशियो लेंगे। ठीक है। दैट गिव्स यू अ सेकंड डेरिवेटिव ग्राफ। यहाँ पे उन्होंने गलत इसको लेबल किया हुआ है, दिस इज एक्चुअली अ सेकंड डेरिवेटिव ग्राफ। और सेकंड डेरिवेटिव ग्राफ में आपके पास कुछ इस तरह की शेप आएगी और सेम वॉल्यूम पे देखें आप यहाँ पे कि ग्राफ में पोटेंशियल डिफरेंस अप पे जा रहा है और उसके बाद सेम वॉल्यूम पे वो वहाँ पे बिल्कुल ड्रॉप हो रहा है। तो ये जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है यहाँ पे दैट गिव्स यू द इक्विवेलेंस पॉइंट। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 8 ml पे ही हुआ है। यहाँ पे here you can see कि यहाँ पे भी आपके पास 8 ml पे ही आ रहा है ये पॉइंट और यहाँ पे भी आपके पास 8 ml पे ही सडन पोटेंशियल डिफरेंस में इंक्रीज आया है। ठीक है। अच्छा, अब आपके पास ये तो आपके पास एंड पॉइंट डिटेक्शन हो गई थ्रू पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन। नेक्स्ट वी हैव कि कौन कौन सी जो हमने इससे पहले टाइट्रोमेट्रिक एनालिसिस यूज़ किए थे। तो अगर हमें इंडिविजुअली उसके लिए एंड पॉइंट डिटेक्शन पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन के थ्रू करनी हो या पोटेंशियोमीटर को उसके लिए यूज़ करना हो, सो हम उसके लिए कौन से इलेक्ट्रोड्स यूज़ कर सकते हैं या हमें इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या चेंजेस करने होंगे। ठीक है। पोटेंशियोमेट्रिक जो टाइट्रेशन है आप उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो रेगुलर आपकी एक्वस एसिड बेस्ड टाइट्रेशन होती है उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, रिडॉक्स, प्रेसिपिटेशन, कॉम्प्लेक्सेशन एंड नॉन एक्वस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के लिए भी। ठीक है। सो रेगुलर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हम यूज़ कर रहे होते हैं इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। आपके पास आप हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को भी यूज़ कर सकते हैं या ग्लास इलेक्ट्रोड भी यूज़ कर सकते हैं या एंटीमनी इलेक्ट्रोड भी यूज़ कर सकते हैं। और रेफरेंस इलेक्ट्रोड आपका नॉर्मली सब जगह कैलुमल इलेक्ट्रोड ही होता है। ठीक है। इन केस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन यू कैन यूज़ इंडिकेटर इलेक्ट्रोड एज प्लेटिनम वायर और फॉयल, दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस के लिए यू कैन यूज सिल्वर वायर और प्लैटिनम वायर और गॉज प्लेटेड विद वायर एंड सील्ड इनटू अ ग्लास ट्यूब। ठीक है। अच्छा, अच्छा, इसके अंदर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में हमारे पास सॉल्ट ब्रिज की भी कॉम्पोजिशन जो है वो अकॉर्डिंग टू द प्रेसिपिटेट होनी चाहिए। जो आपका एनालाइट है उसके अकॉर्डिंगली आप सॉल्ट ब्रिज की कॉम्पोजिशन सेलेक्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा, कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शंस के लिए आपके पास इंडिकेटर इलेक्ट्रोड होगा सिल्वर इलेक्ट्रोड और नॉन एक्वस टाइट्रेशन अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं तो अगेन इंडिकेटर इलेक्ट्रोड हमारे पास ग्लास इलेक्ट्रोड होगा, क्योंकि नॉन एक्वस टाइट्रेशन भी हमारी नॉर्मली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस ही होते हैं। ठीक है। सो फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन की, तो पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस हैव अ वेरी ब्रॉड फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन बिकॉज जितने भी हमारे पास ऑटोमेटिक टाइट्रेशन असेंबलीज होती हैं वो ज़्यादातर पोटेंशियोमीटर को ही यूज़ करती हैं, क्योंकि हमारे पास पोटेंशियोमीटर हर तरह की टाइट्रेशन में अप्लाई हो सकता है। और उसका एडवांटेज क्या है कि आपके पास जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की रीडिंग आ रही है वो डायरेक्टली सॉफ्टवेयर के थ्रू उसका सिग्मॉइड कर्व
फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव कर्व तीनों ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो जाते हैं एंड यू कैन हैव एन इक्विवेलेंस पॉइंट विद इन मिनट्स। ठीक है, आपको इंडिविजुअली खड़े होकर वो परफॉर्म नहीं करना पड़ता। ऑटोमेटिक असेंबली होती है जो वॉल्यूम को ऐड करती जा रही होती है, या फॉर एग्जांपल अगर आपकी असेंबली इतनी ज़्यादा ऑटोमेटिक ना हो बट आप उसको स्टिल एक वॉल्यूम आप बेशक आप खुद ऐड कर लें, बट अगर वो पोटेंशियोमीटर से कनेक्टेड होगी स्टिल उसकी जो एक्यूरेसी और प्रिसिजन है दैट इज गोइंग टू इम्प्रूव अ लॉट। सो पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने सारे हमारे पास कंपाउंड्स हैं जिनका एनालिसिस पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन के यू कैन सी। हम इसकी इंडिविजुअल ऐसे मेथड्स में नहीं जाएंगे, बट अगर आप यहाँ पे देखें तो काफ़ी सारे बेंजोडाइजेपीन्स हैं जो पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन के थ्रू एंड जिनका एनालिसिस हो सकता है। एलोपिरेनॉल है, क्लोरिडीन हाइड्रोक्लोराइड है, मल्टीपल तरह की ड्रग्स हैं जितने भी ऐसे मेथड्स हैं जो टाइट्रेशन को यूटिलाइज करते हैं, दे कैन ऑल बी एनालाइज थ्रू द पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन मेथड। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन. Next, we are going to discuss polarographic analysis. Polarographic analysis is quite similar to the potentiometric titration method. सिर्फ उसके अंदर जो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं that is going to be a little bit different. तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला हम पोलैरोग्राफिक एनालिसिस को डिस्कस कर लेंगे एंड दैट वुड बी ऑल फॉर योर इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड्स ऑफ एनालिसिस. ठीक है, आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है यू कैन ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस. आई डू नॉट माइंड आंसरिंग क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम्स. अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती यू कैन आस्क मी अगेन एंड अगेन. ठीक है, लेकिन कोशिश कीजिए कि चीज़ों को थोड़ा सा रीड भी करें. ऑनलाइन की वजह से थोड़ा सा मुश्किल है एनालिसिस को पढ़ाना. ऑलरेडी आई अंडरस्टैंड कि ये बहुत ड्राई सब्जेक्ट है, बट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्योंकि हमें इंडस्ट्री में अगर हम जाते हैं तो हमें अगर एनालिसिस की बेसिक्स नहीं मालूम तो हम इंडस्ट्री में सर्वाइव नहीं कर सकते. ठीक है, ठीक है, आपके पास स्टेप्स लिखे हुए होते हैं लेकिन जब तक आपको उसका बैकग्राउंड नहीं पता होगा ना तो आप ट्रबल शूटिंग नहीं कर सकते. तो इसलिए कोशिश कीजिए कि चीज़ों को थोड़ा सा समझ के पढ़ें. जो आपका इंस्ट्रक्टर है वो आपके लिए काइंड ऑफ मेंटोर होता है. ठीक है, वो आपको फैसिलिटेट करता है. अब आप लोग माशाल्लाह थर्ड ईयर में आ गए ना, तो अब आपको बहुत सारी चीज़ों को खुद भी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है. चीज़ों को रीड करें, उनको रीड करके अगर आपके दिमाग में लेक्चर और रीडिंग के बाद जो क्वेश्चन अराइज होते हैं आस्क देम. बहुत सारी दफ़ा ऐसा होता है कि आप जब चीज़ें पूछेंगे तो आपकी बहुत सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाती हैं. ठीक है, सो यू कैन ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस. आई डू नॉट माइंड आंसरिंग क्वेश्चंस. तो इंशाल्लाह ताला इसके लिए मैं नेक्स्ट वीक में एक इंटरेक्टिव सेशन रख लूँगी जिसमें अब तक के जितने भी लेक्चर्स हैं उनसे रिलेटेड आपको जितनी भी चीज़ें पूछनी हैं वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं. और इंटरेक्टिव सेशन के अलावा भी you can always post your questions on LMS or on the Google Classroom or email me directly. Okay, thank you class.